वेलकम बैक एवरीवन। ये होगा मेरा फुल पेंगुइन एपिसोड 5 वीडियो। इस एपिसोड में काफी सारे बैटमैन के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं। हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। एपिसोड की स्पॉयलर्स के लिए केयरफुल रहना। एपिसोड का टाइटल था होमकमिंग, जो रेफरेंस था गॉथम के नीचे वाले ट्रॉली टनल्स का, जहां पेंगुइन बचपन में अपने भाइयों के साथ मस्ती करता था। एपिसोड के आगे उसने कहा कि ये जगह उसको वापस बुला रही है, और क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट परफेक्ट है ब्लिट्ज उगाने के लिए मोस्ट रूम्स में। पेंगुइन ने डिसाइड किया कि यह उसका सीक्रेट बेस ऑफ ऑपरेशंस बनेगा, क्योंकि सोफिया और मोरोनी को इस जगह के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। उसका नया अंडरग्राउंड बेस वैसे वाइब्स देता है जैसे बैटमैन का बैट केव। जैसे बैटमैन मूवी में बताया गया था, बैट केव एक अबैंडन्ड सबवे टर्मिनल के अंदर है, जिसे वेन टर्मिनस कहते हैं, जो उसके एंसेस्टर्स ने कभी फंड किया था। मुझे लगता है पेंगुइन विक्टर को जोर डालेगा कि वो हाथों से इस जगह को फिक्स करे। ओपनिंग सीन शुरू होता है पेंगुइन के मसराटी के रैकेज से, जब उसने भागना चाहा। एंड ऑफ एन ईरा जैसे कि वो कहता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी अगर आपने कभी मसराटी नहीं चलाई है तो वो ज्यादा अच्छी कार्स नहीं होती। उसका रीसेल वैल्यू, चाहे वो मॉब हिट्स के लिए यूज नहीं की गई हो, वैसे भी ज्यादा नहीं होता। नोटिस करो, उसने कार को जला दिया ताकि कोई एविडेंस न मिल सके। वो विक्टर को रेक्स कैलाब्रेज़ी की कहानी बताता है। यही बेसिक स्टोरी उसने एपिसोड 1 में अल्बर्टो को भी बताई थी, लेकिन इस बार वो रेक्स की कैडिलैक के बारे में बात करता है, जो उसे बचपन में पावर और रिस्पेक्ट का साइन लगती थी। इसी वजह से उसको अपनी पर्पल कार से इतना लगाव था। बेसिकली पेंगुइन का पूरा मिशन लाइफ में ये है कि वो रेक्स कैलाब्रेज़ी जैसा बन सके। एपिसोड के स्टार्टिंग में नोटिस करो, वो सोफिया को इग्नोर करता है जैसे वो कोई थ्रेट नहीं है। जो लोग पेंगुइन को पिक कर रहे हैं वो उस ओल्ड गैंग का पार्ट है जिसमें वो फैल्कन्स के लिए ड्रॉप्स करता था। अब वो सबको वापस अपने नए ब्लिट्ज ऑपरेशन के अंडर ले रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में उनका मेन प्रॉब्लम है ब्लिट्ज को वापस लेना मोरोनी से, जिन्होंने एंड ऑफ लास्ट वीक्स एपिसोड में ब्लिट्ज को हाईजैक कर लिया था। उनकी बड़ी वीकनेस, जैसे पेंगुइन कहता है, मोरोनी का बेटा ताज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डूशबैग इन्फ्लुएंसर लगता है। ऑफ कोर्स उसका टिकटॉक अकाउंट भी है। कितना इडियट है। उसका अकाउंट का नाम ताज उसके नाम और ताजमहल दोनों का रेफरेंस है। चाहे इस एपिसोड में उसकी पत्नी और बेटा मर जाते हैं, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होगा। उसने सिर्फ सोफिया के नए क्राइम फैमिली जिगांटे के साथ एक अलायंस बनाई है। वो फनी सीन जब पेंगुइन उसे बिना उसके समझे ड्रॉप ले लेता है जब वो अपना टैटू करवा रहा होता है। इवन विक्टर ने उस पर थोड़े पंचेस मार दिए, जैसे वो विक्टर से बिल्कुल डरा हुआ था। ये एपिसोड विक्टर के लिए भी बड़ा था। वो पूरी तरह तैयार था, मैं रेडी हूँ, मुझे फाइट में डालो। काफी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वो विक्टर बनेगा विक्टर ज़ाज़ फ्रॉम द बैटमैन। देखते हैं क्या होता है। शायद उसके फेस पे कुछ और कट्स होंगे, तब वो और ज्यादा डेंजरस लगेगा, बट देखते हैं। अगर वो विक्टर ज़ाज़ बनाते हैं तो वो उसका काफी डार्क वर्जन होगा और शो में काफी चेंजेस करनी पड़ेंगे। पेंगुइन मोरोनी को ब्लैकमेल करता है ताकि वो ड्रॉप्स वापस ले सके। उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसने उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। एक्चुअली वो उसे ईव कार्लो के घर पे छुपा के रखता है। जब वो कहती है कि उसने कोड तोड़ दिया है, इसका मतलब होता है कि माफिया फैमिलीज के बीच एक कोड होता है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स ऑफ लिमिट्स होते हैं, जैसे डॉटर्स, सन्स, ग्रैंडमदर्स, शायद अंकल्स, लेकिन कजिन्स शायद सेफ नहीं होते। वो कहते हैं क्यों ना एक्सटेंडेड फैमिली तक जाएं, वो शायद गेम में हो। पेंगुइन उन्हें अपनी माँ की याद दिलाता है, जिनके बारे में लगता है वो लोग भी जानते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि मोरोनी सच में अपने बेटे की जान को लेकर वरीड है। पेंगुइन का माइंडसेट अब है ब्राइबिंग ब्लैक प्रिजन गार्ड्स, जो मोरोनी को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनसक्सेसफुली, जैसा हम आगे पता करते हैं। जब वो जा रहा होता है तो वो सुनता है न्यूज में सोफिया की साइड क्वेस्ट के दौरान सब फैल्कन्स की मौत की बात होती है, और तुरंत समझ जाता है क्या हुआ जब वो सुनता है कि सोफिया सर्वाइवर्स में से थी। हम नोटिस करते हैं वो अपनी कजिन, एक छोटी लड़की को ब्रुकसाइड चिल्ड्रन होम भेजती है, जो शायद छोटे बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल जैसा काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिडलर की बैक स्टोरी में टच किया था बैटमैन मूवी में, जैसे उसने गॉथम सिटी ऑर्फनेज में बड़े होते वक्त काफी बुरा एक्सपीरियंस किया था। ये चीफ बॉक, जो उससे बात करने आता है, गॉथम का चीफ ऑफ पुलिस है, गॉर्डन का बॉस। उसका फीचर बैटमैन मूवी में भी दिखाया गया था। उसको बैटमैन से बहुत नफरत थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया था कि वो करप्ट था।
उसको बस विजिलेंटीज से प्रॉब्लम थी। तो जब सोफिया उसे गॉथम सिटी पीडी के डर्टी कॉप्स के बारे में टॉन्ट्स करती है, मुझे नहीं लगता कि चीफ खुद करप्ट था, लेकिन आइडिया ये है कि वो चीफ ऑफ पुलिस है जब तक गॉर्डन को चीफ नहीं बनाया जाता। एक पॉइंट पे सोफिया अपने अंकल लुका की डेथ का ब्लेम डालती है, जो लुका की पत्नी के अफेयर के चक्कर में होता है। और क्योंकि जानी बचा हुआ है लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो अब सब उसे सस्पेक्ट करते हैं, जो वैसे भी सोफिया चाहती थी। आइडिया ये है कि ज्यादातर लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वो एक सीरियल किलर है, तो वो नहीं चाहती थी कि शक उसके ऊपर आए। इस फेस ऑफ के दौरान चीफ मेयर बेला रेल्स के नए मैंडेट का जिक्र करता है, जिसमें वो गॉथम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी में भी माफिया के साथ कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन ये सीन ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया कि सोफिया बैक डाउन नहीं करने वाली, उसे पुलिस का डर नहीं है। और याद रखो, कुछ कॉप्स अब उसके पेरोल पे हैं, जैसे कुछ डिटेक्टिव्स पहले से उसके लिए काम कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है लास्ट वीक के एपिसोड के बाद वी के साथ क्या हुआ। उसे उसके परिवार के सेमेट्री में, जहां उसके पापा, भाई और माँ की कब्र हैं, जंजीरों में बांध के रखा गया है। शायद कुछ और फाल्कोनी फैमिली मेंबर्स भी वहां हैं। ये वही जगह है जहां पहले वो और पेंगुइन अलायंस बनाने आए थे। वो अपने पापा का छुपा हुआ पैसे का स्टैश ढूंढना चाहती है, ताकि वो नए गूंस को एपिसोड के एंड में पैसे देकर उनकी लॉयल्टी खरीद सके। जो टॉर्चर मेथड्स वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, काफी विकेड है। उसने ये सब आर्कम में सीखा था। और सबसे ट्विस्टेड बात ये है, जैसे कुछ लोगों ने रियलाइज किया होगा कि ये टॉर्चर उसके ऊपर किया गया था। डॉक्टर्स ने उसके साथ ये सब किया था। हमें बस थोड़ा ग्लिम्स मिला उसके अब्यूज का पिछले एपिसोड में, लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था, जैसे उसके साथ ऐसी चीजें बार बार होती थी। फिर हम पेंगुइन के पास वापस जाते हैं, जो फिलहाल ईव कार्लो के घर में छुपा रहा है, अपने आप को सेफ रखने के लिए और ताज मरोनी के साथ। ईव उसके बहुत सारे बुल क्रैप को कॉल आउट करती है, कहती है कि वो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ मैनेज कर रहा है। इस एपिसोड में और फ्यूचर एपिसोड्स में ये उसे जरूर काटेगी। जैसे मैंने पहले कहा, उसका टॉक नो जुत्सु एबिलिटी उसे बस कुछ दूर तक ही ले जा पाएगी। कुछ सिचुएशन से वो अपने बातों के जादू से नहीं निकल पाएगा। मुझे ये सीन फनी लगा जब उसने फैल्कन्स की डेथ का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जैसे सोफिया मेरे ट्रैप में आई, मैं रीजन हूँ कि उसने सबको मार दिया। अगर ये क्लियर नहीं था तो वो दिखाना चाहते हैं कि सोफिया अपने परिवार को मारने ही वाली थी। मुझे लगता है अगर अपनी जान बचाने की बात आई तो वो बिना सोचे समझे उसे भी धोखा देगा। इसी वजह से वो विक्टर को वहीं पे, ताकि वो उसकी माँ की रक्षा करे। ये थोड़ा फनी भी था जब पेंगुइन ने कहा कि ये उसकी माँ है जो उसे अच्छा बनाती है, जैसे ये इम्प्लाई कर रहा हो कि उसकी माँ की वजह से ही वो अच्छा इंसान है, जबकि असल में वो बहुत बुरा इंसान है। शायद शो के दौरान वो मर जाए और ये उसे और भी ज्यादा डार्क बना दे, जैसा कॉमिक बुक पेंगुइन पर्सोना में होता है। लेकिन कम से कम इस एपिसोड में वो मोस्टली पैसे को लेकर ही टेंशन में है। फिर हम सोफिया और जॉनी के पास वापस जाते हैं। जॉनी हमें सोफिया की माँ इजाबेला के बारे में काफी इन्फो देता है। अब तक हमने सिर्फ उसकी डेड बॉडी देखी थी और उसकी आवाज सुनी थी। अब तक कोई फ्लैशबैक्स नहीं मिले थे। जॉनी का क्लेम है कि वो रात जब कारमाइने ने उसे मारा था, वो उसे छोड़ने वाली थी। वो सोफी और अल्बर्टो को लेकर जाने वाली थी, झूठ बोलकर कि उन्हें वेकेशन पर ले जा रही है, लेकिन असल में वो कारमाइन को परमानेंटली छोड़ने का प्लान बना रही थी और जॉनी उसकी मदद कर रहा था एस्केप करने में। पूरा आइडिया ये था कि वो हमेशा से उसकी माँ इजाबेला के लिए ज्यादा लॉयल था, क्योंकि वो फैमिली थी। उसने ही उसे कारमाइन से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसी वजह से वो दोनों शादी कर पाए। सालों में उसे लगता रहा कि जो भी बुरा उसके साथ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, और आखिरकार उसकी मौत के लिए भी। हो सकता है वो ये सब थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हो, लेकिन लगता है वो दिखाना चाहते हैं कि जॉनी को इजाबेला की सच में परवाह थी, फैमिली मेंबर या बहन की तरह। टेक्निकली वो कजिन्स थे। नोटिस करो, उसने सोफी और अल्बर्टो को भी ब्लेम किया इजाबेला की मौत के लिए, कहकर कि अगर वो दोनों नहीं होते तो इजाबेला कब का कारमाइन को छोड़ देती। फिर हम देखते हैं विक्टर पेंगुइन की माँ को चेक करने जाता है, उसे घर को जलाने और अपनी जान लेने से रोकता है, स्टोव बंद करता है, फ्रिज का डोर बंद करता है। क्लियरली उसकी माँ को बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। वो विक्टर को अपने छोटे लड़कों में से एक समझती है। विक्टर उसके लिए झूठ बोलता है पेंगुइन के लिए, कहकर कि उसने फाल्कन्स लव को मार दिया। वो कितनी एक्साइटेड और प्राउड होती है अपने पेंगुइन पे इस मोमेंट में।
क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट टर्न होता है एपिसोड के एंड में, जहां वो डीपली डिसअपॉइंटेड होती है। बस एक कैरेक्टर के तौर पे उसके बिहेवियर में लुसिल ब्लूथ वाइब्स हैं। अरेस्टेड डेवलपमेंट का एक जोक है ये। मरोनी के सेल के अंदर तुम देखते हो कि उसके फैमिली के काफी पिक्चर्स हैं अलग अलग सालों से, और कुछ पुराने पिक्चर्स उसके ओल्डर फैमिली मेंबर्स के भी दिखते हैं। जस्ट जब वो गार्ड जिसे पेंगुइन ने ब्राइब किया था उसे मारने की कोशिश करता है अनसक्सेसफुली, थेनोस स्टाइल, यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। फिर एक्सचेंज के दौरान हमें पता चलता है कि मरोनी का बेटा वेट इसलिए नहीं था क्योंकि वो पानी में था, बल्कि पेंगुइन ने उसको गैसोलीन से भिगोया था और उसने उसे और उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया। देखो पेंगुइन कितना प्लीज्ड लग रहा है जब वो उन्हें जलते हुए देखता है। वो एक सैडिस्टिक स्माइल है वहाँ। ये शायद अब तक शो में सबसे इविल काम है जो पेंगुइन ने किया है। देखते हैं क्या वो एपिसोड्स के एंड तक इसे क्रॉस करता है। कुछ फनी मोमेंट्स भी हैं जब वो ड्राइव करता है और वो डॉन मिचेल का बिलबोर्ड दिखाई देता है, जो ड्रॉप्स का रेफरेंस है बैटमैन मूवी का। वो करप्ट फॉर्मर मेयर था गॉथम का, जो बेला रेल्स के खिलाफ रन कर रहा था और जिसे रिडलर ने मार दिया था क्योंकि वो करप्ट था। वो तो बच के निकल जाते हैं ब्लिट्स के साथ, लेकिन पता चलता है कि ज्यादातर स्टैश ड्राई आउट हो गया है, बस 2 कैनिस्टर्स बचे हैं। अब आइडिया ये है कि या तो उन्हें नया स्टैश ग्रो करना पड़ेगा या फिर आर्कम के अंदर किसी और कनेक्शन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सोफिया का पूरा काम था कि उसका कनेक्शन आर्कम के अंदर था। मरोनी और पेंगुइन के बीच एक स्टैंड ऑफ होता है जिसमें वो कहता है तुम्हारा टाइम खत्म है। फिर हम सोफिया के पास वापस जाते हैं, जो काफी नॉस्टैल्जिक लग रही है। वो अपनी माँ के पुराने कपड़ों के बीच में है, इसी वजह से वो लेबल चेक करती है और उस पर लिखा होता है इजाबेला गिगंटे। ये उसकी माँ का मेडन नेम था। कॉमिक्स में सोफिया कैरेक्टर बेस्ड है बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन और बैटमैन डार्क विक्ट्री से। कॉमिक्स में उसकी शादी रोको जिगांटे नाम के कैरेक्टर से हुई थी। मुझे नहीं लगता शो में वो अभी शादी करेगी। जूलियन रश ही एक इंसान है जिसे लेकर थोड़ा रिलेशनशिप इम्प्लीकेशन दिखाया गया है। वो आता है और उसे कहता है कि वो उसके नए क्राइम फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है। सोफिया अपनी पहली मीटिंग में अपने बॉस को बुलाती है और तुरंत सबको सच बताती है कि उसने फैमिली को कैसे मार दिया, और फिर वहीं बीटी को मार देती है ताकि अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। उसका मकसद ये है कि सबकी लॉयल्टी जीत सके ईमानदारी से, और उन्हें फील कराए कि अब वो वैसे देखे जाएंगे जैसे उन्हें उसके पापा कार्माइन या लूका के अंडर नहीं देखा गया। वो एक नया ईरा शुरू करने की बात करती है। अपने क्राइम फैमिली का नाम अपनी माँ के मेडन नेम जिगांटे पर रखती है। अब वो खुद को सोफिया गिगांटे कह रही है। वो खुद को अब फैल्कन नहीं समझ रही। फैल्कन फैमिली अब खत्म है, सब गिगांटे को सलाम करते हैं। वो ये भी कहती है कि पोनीज के साथ जो ये वॉर चल रहा है वो बेकार है। उसका प्लान है कि जल्दी ही वो अलायंस के साथ इस वॉर को खत्म करेगी। फिर सबको एक बड़ी बैग कैश देती है। जैसे मैंने कहा, ये सीन में दिखाना चाहते हैं कि वो सच में सबकी लॉयल्टी जीत रही है, सिर्फ पैसे से नहीं। फिर हमें पता चलता है कि विक्टर पेंगुइन की माँ को क्राउन हाइट्स ले जा रहा है, जो वो खुद की जगह से है। पेंगुइन भी ऐसे ही जगह से है, पहले वो भी यह रहता था। एपिसोड में बहुत डार्क नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स दिखते हैं जब वो अपने भाई और पापा के बुरे हाल के बारे में बात करता है। एक और डार्कली फनी मोमेंट है रिडलर के अटैक का, जब वो करप्ट और अमीर लोगों को गिराना चाहता था, लेकिन जो एक्चुअली हुआ वो ये था कि शहर के सबसे गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जिस एरिया में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ वो गरीब लोगों के एरियाज थे। जितने अमीर लोग उसके टारगेट में थे वो शहर के बाहर के एरियाज में रहते थे। तो रिडलर ने जो चाहा था उसका उल्टा हो गया, लेकिन कम से कम उसने कार्माइन फाल्कोन को तो मार दिया, तो वो तो सही किया। विक्टर अपने एक पुराने दोस्त स्क्विड को क्लॉक करता है जो ओव लूट कर रहा है। वो विक्टर को देखना नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार देख ही लेता है जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। लगता है ये नेक्स्ट वीक्स एपिसोड में पे ऑफ होगा। इस उम्र के लोग या जो मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हें अपनी पुरानी चीजों से कंफर्ट मिलता है। विक्टर जब उसे ढूंढता है तो वो उन चीजों के साथ बैठी हुई मिलती है जैसे उसे उन चीजों में कंफर्ट मिल रहा हो। वो कहती है कि यह जगह उस जगह की याद दिलाती है जहां उसने पेंगुइन और उसके भाइयों को जन्म दिया था। बहुत पुरानी बात है और वो इस जगह और एरिया से नफरत करती है। पेंगुइन की बैक स्टोरी के बारे में जो बातें होती हैं, उससे ये इम्प्लाई होता है कि उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ जब वो छोटा था और आखिर में सब मर गए, सिर्फ वो और उसकी माँ बची। फिर कार्लो उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो दोनों थोड़ा साथ थे, लेकिन वो ज्यादा अलायंस जैसा था, रिलेशनशिप जैसा नहीं।
लेकिन अब वो ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो ये सब क्रेजीनेस हैंडल नहीं कर पा रही। देखते हैं या तो वो एंड तक उसके साथ दोबारा मिल जाएगी या वो खुद मर जाएगी। सोफिया फिर अपनी अलायंस मारोनी के साथ बनाती है। दोनों पेंगुइन से नफरत करने में बॉन्ड करते हैं। देखते हैं ये अलायंस कितनी देर तक टिकता है। और जब वो बैठती है तो अपने शोल्डर्स अनकवर करती है, जैसे अपनी स्किन दिखा रही हो, अपने स्कार्स दिखाने के लिए, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि उसे अब इन स्कार्स से डर नहीं लगता। मुझे लगता है वो ये दिखाने के लिए है कि वो टफ है। मारोनी फिर अपनी और कारमाइन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करता है, कैसे वो हमेशा से वॉर में थे और दोनों कितने अलग थे। मारोनी ने अपने फैमिली को प्यार किया, जबकि कारमाइन को अपने बच्चों को मारना आता था, और अगर तुम सोचो तो उसने वैसे ही किया। फाल्कोनी ने अपनी बेटी को फ्रेम किया अपने सब मर्डर्स के लिए, उसे आर्कम भेजा और अपनी बीवी को मार दिया। पेंगुइन वापस विक्टर के हाइड आउट में आता है और एक छोटी सी मोमेंट होती है जो उसकी माँ उसे बिल्कुल टॉक डाउन करती है। ये लूसिल ब्लूथ वाइब्स देती है। नोटिस करो कैसे वो उसका इंसल्ट करती है उसके पापा का रेफरेंस लेकर, जैसे उसके पापा के सपने बहुत बड़े थे लेकिन वो फेल हो गया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। पेंगुइन कहता है मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। इतनी बार उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ जो हुआ उसका रेफरेंस दिया गया है, तो लगता है किसी फ्यूचर एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक जरूर मिलेगा। और फिर उसे एक सबवे टोकन मिलता है जो उसे नए अंडरग्राउंड हाइड आउट का आइडिया देता है। जब वो टनल्स में चल रहे होते हैं तो वो एक डोर को देख के रुक जाता है और अजीब तरीके से घूरता है। मेरे ख्याल से उसके भाई या उनमें से एक भाई का यही टनल्स में डेथ हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो लोग यहीं पे बहुत ट्रबल में आ गए थे। वो ट्रॉलीज की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है, कैसे ये बंद हो गई थी जब गौथम बहुत करप्ट हो गया था। सब पॉलिटिशियंस करप्ट थे बेसिकली। ये सब वही काम है जो कारमाइन पुराने दिनों में वेन फाउंडेशन के साथ मिलकर करता था, जिसमें वो पॉलिटिशियंस और जजेस को खरीद रहा था। और जब वो कहता है कि उसका बचपन का प्लेग्राउंड उसे वापस बुला रहा है, जैसे कॉलिंग हिम होम, तो इसी पर एपिसोड का टाइटल होम कमिंग रखा गया है। देखना होगा कि सीरीज कैसे एंड होती है, क्योंकि मैट रीव्स ने एक्सप्लेन किया था कि सीरीज का एंड डायरेक्टली बैटमैन 2 मूवी के इवेंट्स के बिगिनिंग को सेटअप करेगा। जैसे बैटमैन 2 भी एक विंटर मूवी होगी, जैसे बैटमैन रिटर्न्स थी। सब मिस्टर फ्रीज और भी कोल्ड बेस्ड बैटमैन विलन्स के आने की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें हैं कि बैटमैन 2 के विलन्स कौन होंगे। ओवरऑल एक सॉलिड एपिसोड था। मेरा फुल एपिसोड 6 का वीडियो अगले हफ्ते रिलीज के बाद पोस्ट होगा। एक बड़ा रिमाइंडर, वेनम द लास्ट डांस इस हफ्ते रिलीज हो रहा है। मेरा रिव्यू वीडियो वेडनेसडे को पोस्ट होगा, तो इंश्योर करो कि मेरे चैनल के अलर्ट्स इनेबल किए हैं ताकि तुम मिस न करो। और मेरा फुल पोस्ट क्रेडिट सीन वीडियो और सब ईस्टर एग्स के वीडियो उसके रिलीज के बाद पोस्ट करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।